तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं ट्रायंगल्स की तरफ और ट्रायंगल्स को हम समझते हैं कि ट्रायंगल्स में टाइप्स को समझेंगे, पहले उनके फॉर्मूले समझेंगे, उनके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक है उसका नाम है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में सारी चीज़ें एरिया के अंडर आती है। लेकिन ज्योमेट्री पर्पस हम ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पर्पस ट्रायंगल बहुत अलग बात हो जाती है, ठीक है ना। तो उसमें प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ को कॉन्ग्रुएंसी वाली जो प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में पूछी जाती है वो सिर्फ एसएससी एग्जाम में पूछी जाती है। अदर हमें एमपीपीएससी और यूपीएससी सीसेट की बात करते हैं तो यहाँ पे मेंसुरेशन ही आता है, जिसमें एरिया पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री बेस्ड नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल पे आपको ऑब्ट्यूज, एक्यूट इस तरह के एंगल्स की बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल्स में क्या क्लासिफिकेशन और क्या हमें नीड है वहाँ पे। तो देखिए ट्रायंगल मेनली होते हैं, देखिए यदि हम बात करने जा रहे हैं मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग, तो मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल आपके 4 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप से आपका ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। माने इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो। मैंने ये डैश 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 जो शो करा है ये बताता है कि तीनों लाइनों पर एक एक सिंगल है, यानी कि ये तीनों लाइन एक जैसी रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या होगा आपका इक्विलैटरल, इसकी हर साइड इक्वल होगी। तो देखिए अब बात आती है यहाँ पे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। चलिए तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इस साइड को a सेंटीमीटर सपोज किया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी ये साइड भी a सेंटीमीटर होगी और ये साइड भी a सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो देखिए पहले हम ले लेते हैं इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या कहता है, पेरीमीटर का मतलब वही है परिमाप, और परिमाप का मतलब है किसी एक पॉइंट से चल के घूम के आते हैं चारों तरफ की बाउंड्री। तो यहाँ पे देखिए a प्लस a इक्वल टू 3 है, तो पेरीमीटर इसका 3a होगा, ये बात क्लियर है। दूसरी बात आती है एरिया, ठीक है। तो देखिए एरिया चीज क्या होगा, इसके एरिया के 2 फॉर्मूला हैं, 2 से 3 फॉर्मूला हम इस पे जा सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, एक कॉमन फॉर्मूला जो रहता है ट्रायंगल में, यदि हमें नहीं पता है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हीरोन्स फार्मूला का नाम आपने सुना होगा। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन फार्मूला क्या कहता है, इस प्रकार से देखिए एरिया के मैं बता दूं, यदि हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके 3 फॉर्म निकल कर आएंगे एरिया के, ठीक है। नंबर 1 रहेगा हीरोन्स फार्मूला, नंबर 2 आपका अलग होगा, नंबर 3 अलग होगा। हीरोन्स फार्मूला क्या कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। देखिए हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एस दिख रहा है, हम पहले ए को पूरा बता रहे हैं, तो आप पहले ए वाला फार्मूला जो इसके 3, देखिए एरिया निकालने के 3 तरीके होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, कौन सा फार्मूला फॉलो करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, क्या आपको गिवन में डाटा दिया गया है। तो हीरोन्स फार्मूला तो हर ट्रायंगल के लिए फिट बैठता है, कोई सा भी ट्रायंगल हो वहाँ पे हीरोन्स लग सकता है, लेकिन हीरोन्स फार्मूला हर ट्रायंगल के लिए ये तो कंफर्म है, लेकिन और अदर जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके लिए और अदर फार्मूले भी होते हैं हीरोन्स के अलावा भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एस जो है, व्हाट इज एस क्या है, एस इक्वल टू होता है हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पेरीमीटर अपना 3 है तो यानी क्या हो जाएगा 3a/2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इसके जब हम पुट करते हैं वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे ए, बी और सी रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंट साइड को। अब ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें तो जब हमें यहाँ पे बी भी ए ही रखना पड़ेगा, सी पे भी ए ही रखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, देखिए ये पुट जब सारी वैल्यू करेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है 3√3/4, और यानी ए मतलब साइड्स का स्क्वायर। तो ये हम एरिया में एक टाइप के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा निकल कर आता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं दूसरा फार्मूला इसका बताता हूँ, मैं थोड़ा इसका दूसरा फार्मूला ये रफ करके बता रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक तो हीरोन्स फार्मूला हो गया, नंबर 2 कौन सा होने वाला है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। नंबर 2 फार्मूला होगा इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस इंटू हाइट क्या है, देखिए मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला
किस पे लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला उसी पर ट्रायंगल पे लगेगा जिसकी साइड्स की दो भुजाएं इक्वल हो। तो यहाँ पे तो 3 इक्वल है, तो ऐसे ही ट्रायंगल में क्या होता है कि जब आप मिडिल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो मिडिल पे आके गिरता है। यहाँ से मैं एक सीधी सी कोई लाइन यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारी बेस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में ड्रॉ यानी बराबर बांट देती है, बाइसेक्ट कर देती है, इक्वल बाइसेक्ट कर देती है। तो यदि ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल बनती हो तो उस वाले ट्रायंगल में आपका ये वाला फॉर्मूला बैठ जाता है, बेस इनटू हाइट। यदि कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें इक्विलेटरल कहा हो और कोई आपको साइड से अलग अलग ना देते हुए कोई इस तरह से बात की जाती हो तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। नंबर 3 क्या होगा वो हम देख लेते हैं। देखिए एक तो हो गया आपका बेस इनटू हाइट, एक आपका ये हो गया। नंबर 3 की मैं बात करता हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। और नंबर जो 3 होगा, देखिए नंबर जो फर्स्ट मैंने बताया हीरोन्स फार्मूला तो सभी में लग सकता है, फॉलो हो सकता है। नंबर 2 आपका ये लगना है। नंबर 3 जो होता है सी, वो हाफ AB साइन थीटा। ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल्स भी गिवन होना चाहिए, तभी आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये बात क्लियर है। बढ़ते हैं हम हमारे समद्विबाहु त्रिभुज पे यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है क्या है, मैं एक बार क्लियर कर दूं। आइसोसेलेस का मतलब सीधा सा है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो कर रखा है, ये दोनों इक्वल हैं और ये उनसे डिफरेंट है, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला देखिए, अब हम पहले आते हैं यहाँ पे एरिया की बात करते हैं। तो एरिया तो देखिए हीरोन्स फार्मूला तो इसमें भी अप्लाई होगा। आप वही फार्मूला लिखें जो मैंने यहाँ पे लिखवा चुका हूँ, S√S, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ और फिर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये S सेंटीमीटर होगा तो ये भी S सेंटीमीटर होगा, ये 20 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल होंगी, 3rd कोई अलग होगी। और नंबर 2 फार्मूला इसके लिए एरिया के लिए आएगा। एरिया के लिए पहला तो ये आ गया, दूसरा एरिया वाला फार्मूला क्या आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ये मैं बात पहले ही कर चुका हूँ। ये कहाँ पे लग सकता है, जहाँ पे 2 साइड्स इक्वल हो और एक अलग साइड्स रही उनसे डिफरेंट हो, तो ये तो डेफिनेटली इसमें लग ही जाएगा, ठीक है। तो हीरोन्स होगा और एक और फार्मूला होगा, 2 फार्मूले हमारे पास में होंगे। 3rd पेरीमीटर की बात है, तीनों साइड्स को ऐड करो, वो उसका पेरीमीटर है। नंबर 3 की तरफ आते हैं, स्केलन ट्रायंगल। व्हाट इज स्केलन ट्रायंगल? स्केलन का मतलब है हिंदी में विषम बाहु। विषम शब्द से मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों साइड्स का डायमेंशन अलग हो। ये 1, ये 2, ये 3, यानी ये तीनों बता रही है कि हम तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी देखिए हीरोन्स फार्मूला ही अप्लाई होगा, इसका कोई दूसरा फार्मूला एरिया के लिए नहीं होगा। तो हीरोन्स फार्मूला वही होगा यहाँ पे भी, √A S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो यहाँ पे A B C का एक्चुअल सेंस है क्योंकि A कोई अलग होगी साइड, B कोई डिफरेंट साइड एंड C कोई डिफरेंट साइड। अभी तक के मैं क्या था कि B भी है ना, जैसे आइसोसेलेस में B भी A ही होगा लेकिन C कोई डिफरेंट होगा बस। तो यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल में एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है हीरोन्स। पेरीमीटर की बात करें, तीनों को आप ऐड कर लो, वही इसका पेरीमीटर है, ठीक है। बढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। ये इसकी पहचान है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें 2 से 3 चीज़ें होती है। देखिए एरिया निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये एक फिक्स है, ये आप लगा सकते हो। पहला एरिया वाला फॉर्मूला ये है राइट एंगल ट्रायंगल का। दूसरा हीरोन्स तो मैंने बोल ही चुका हूँ, हीरोन्स तो एवरी ट्रायंगल में, हर प्रकार के ट्रायंगल में हीरोन्स लग सकता है, तो हीरोन्स हो गया। 3rd चीज इसमें आती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये H होता है, ये P होता है, ये B होता है। हम कई सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। हमें बस इतना ही बेसिक समझना है यदि हम एरिया करने के लिए जा रहे हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ हमें बात नहीं समझनी है, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्ट बातें हैं क्वेश्चन पे। लेकिन बहुत सारी बातें देखिए, ट्रायंगल में बहुत सारा रहता है कि कौन सा एक्यूट है तो वो 90 के अंदर में है तो एक्यूट हो गया, 90 से बाहर है तो ऑब्ट्यूज हो गया। तो इस प्रकार की बातें जनरली आएंगी नहीं क्योंकि ज्योमेट्री पोर्शन में चला जाता है। मेंसुरेशन एक अलग चीज़ हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ आप एरिया कैलकुलेट करते हो। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस की तरफ, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट इसका ट्रायंगल वाला ये कहता है
the three sides of a triangle filled are 20 मीटर, 21 मीटर एंड 29 मीटर. गिवन डाटा से पता चल रहा है अलग अलग साइड से, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है. और ये कहते हैं कि द एरिया ऑफ द फील्ड, और उस फील्ड का हमें एरिया बताना है. बहुत सिंपल है, तो ये तो समझ ही चुके हैं. आइसोसेलेस है, इसमें एक ही फॉर्मूला लग सकता है, हीरोन्स. चलिए, तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. व्हाट इज एस? एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हाफ का हाफ. तो देखिए ए कितना है भाई 21, बी कितना है 29 एंड सी कितना है, ए 20 था, बी 21 है. 20, 21 एंड 29, इसका करना है हाफ. कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, ये हुआ 30, 50, 50 और 70, 70 मतलब 70/2 यानी 35. क्लियर है कहानी में? तो अब आगे हम देखते हैं कहानी पे क्या बनता है. ये 35 है. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हुए चलो, तो वैल्यूज हमने पुट, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होता, देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने ना. एस की वैल्यू 35 है. 35 माइनस ए माने 20 लेना है, फिर 35 माइनस बी यानी 21 लेना है, फिर 35 माइनस 29. तो कितना आएगा? 35 है, डॉट डॉट माने मल्टीप्लाई शो हो रहा है, डेसिमल नहीं. ये होगा आपका 15, ये होगा आपका कितना होगा 9 और 5 14, ये कितना होगा आपका, ये 6 होगा. बस ये आपको निकालना है, सॉल्व करना है. तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसके ब्रेक कर लीजिए. ये होता है 7 इंटू 5, ये होता है 3 इंटू 5, ये होता है 7 इंटू 2, मैं डॉट में लिख रहा हूँ, और ये होता है 3 इंटू 2. दो दो के एक एक पेयर का एक निकलेगा, तो 7 के 2 हैं तो वो एक साथ बाहर निकलेगा अंडर रूट से. 5 के कितने हैं? 2 हैं, एक 5 बाहर निकल जाएगा. 3 भी 2 हैं, एक 3 बाहर निकले जाएगा. 2 भी 2 हैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका उसके एरिया का. तो मल्टीप्लाई कर लीजिए. ये कितना होता है? 35 होता है. ये कितना होता है? 6 होता है. तो 35 इंटू 6 कितना हो जाएगा? और देखिए ये मल्टीप्लाई करने की अपेक्षा में आपको पता है ये सिंपल बोलूँगा, ये दोनों मिलके 10 होते हैं. तो आप क्या कर दीजिए 3 7 21 इंटू 10 कर दो. ये सही मल्टीप्लाई आपके सामने होगा. एक जीरो लगानी है और कुछ नहीं करना था. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ट्राइंगल का देखते हैं क्या कहता है. ट्राइंगल का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल. राइट एंगल है, यहाँ पे एक वर्ड्स उन्होंने दिया है आइसोसेलियस. आइसोसेलियस क्या होगा? ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, सॉल्यूशन लेके समझ लेते हैं. ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो. तो देखिए हाइपोटेन्यूज तो कभी भी आपका डिफरेंट ही होगा, लेकिन ये और ये इक्वल होगा, ये डिफरेंट होगा उनसे. ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है और उसमें कहता है कि 5 सेंटीमीटर है. तो जाहिर सी बात है ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये 5 सेंटीमीटर होगा. ये तो हमें पता ही नहीं है. तो कहते हैं इसका एरिया फाइंड आउट करिए. द हाइपोटेन्यूज, लेकिन उन्होंने हाइपोटेन्यूज दिया था, ठीक है ना, हमने ये गलत लिख लिया. वो ये कहते हैं द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलियस ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर. ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये और ये नहीं दिया है. फिर कहते हैं द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के दो फॉर्मूले होते हैं. पहला तो ये होता है 1 इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये तो लग ही नहीं सकता, ना बेस का पता है, ये बेस होता है, ये हाइट होता है, ना बेस का पता ना हाइट का पता है. तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. मैं ये मानता हूँ a सेंटीमीटर ये है तो ये भी क्या होगा a सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम में कहती है इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. तो कितना हो गया भैया ये 2a स्क्वायर. ठीक है, तो अब क्या होगा 2a स्क्वायर मतलब कि 2 नीचे आ जाएगा और अंडर रूट ऊपर आ जाएगा. तो 25/2 इक्वल टू a स्क्वायर और a की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 25/2. तो जो 5 तो बाहर आ जाएगा बट अंडर रूट में 2 रह जाएगा. ठीक है, कभी भी हम नीचे √2 नहीं रखते हैं. इसका मतलब है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2. तो ये ये देखिए ये दोनों हो जाएंगे आपके 10 हो जाएंगे. तो 5√2/4 10 नहीं होंगे, मतलब ये एक 2 आएगा ना.
आप इस तरह से जा सकते हैं। लेकिन अब वो हमसे एरिया पूछ रहे थे साहब, तो एरिया पूछने, एरिया का देखिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाफ ले लो, बेस क्या है, आप चलो यही मान लेते हैं कि आपका जो साइड से आप ये भी ना करें तो आपकी साइड से यहाँ से ये आ रही है 5/√2, यही मान लो, चलो यही साइड से यही आ भी रही है ना, आगे जा सकते हो तो एक और तरीका मैंने बताया था वो रफ कर दिया, वो भी लिख सकते हो। तो हम यही साइड लिखते हैं, बेस भी आपका 5√2 है और हाइट भी आपकी 5√2 है। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 2 एंड ये 2, तो 25/4 आपका एरिया आएगा, जो करीब करीब कितना जाएगा 6.25, कौन सी उसमें था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चंस। बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चंस क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चंस ये कहता है, वन साइड ऑफ अ राइट एंगल triangle is twice the other and the hypotenuse is 10 centimeter, the area of the triangle। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल पे है, ठीक है ना। तो ये रफ कर रहा हूं मैं पुराना सॉल्यूशन और उसको बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में उन्होंने ये कहा है वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ट्वाइस द अदर एंड द हाइपोटेन्यूज इज 10। हाइपोटेन्यूज तो 10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन एक साइड दूसरे से ट्वाइस है। यदि ये a सेंटीमीटर है तो ये वाली होगी 2a सेंटीमीटर, ये वो कह रहे हैं। तो हमें निकालना है एरिया। तो पहले यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर होगा 100, ये होगा आपका 4a स्क्वायर और ये स्क्वायर 100 इक्वल टू हो जाएगा 5a स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5 से कट जाएगा 20 a स्क्वायर। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी √20। √20 में देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 5, ये लिख सकते हैं, है ना। तो 4 का बाहर आ जाएगा 2, यानी 2√5। ये उस हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल जो है उसकी साइड्स ये वाली आ गई, तो दूसरी उसका ट्वाइस हो जाएगी। एरिया निकालने के दो तरीके हैं, आप इससे निकाल लें 1 × 2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यही है a, लेकिन हाइट इसका ट्वाइस है, तो 1 2 ले लें और यही वापस √2। तो देखिए ये 2 यहाँ से कट गया, √5 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो इसका आंसर आएगा 20। कौन से यूनिट में था हम देख लेते हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन अभी हमने लिए एरिया पे, ट्रायंगल पे बेस्ड, है ना। तीनों क्वेश्चन बड़े सिंपल से थे। अब हम और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर ट्रायंगल के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 ये कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेन्यूज 26 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल है, बट यहाँ पे आइसोसेलेस नहीं, राइट एंगल ही है। पेरीमीटर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम आपके माइंड में आ ही गया होगा। ये रहता है पेरीमीटर तीनों साइड्स को मिला के 60 है ना, लेकिन ये साइड 26 सेंटीमीटर है, उसने गिवन दे रखा है हमें। अब पेरीमीटर भी 60 है, लेकिन आपके एरिया पूछ रहे हैं। तो देखिए एरिया जब हमें कैलकुलेट करना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये था हाफ बेस इंटू हाइट, ना इसका पता है ना इसका पता है, फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका था कि कोई कंडीशंस गिवन होती कि बेस हाइपोटेनस है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, जो दोनों इक्वल होते, तो मैं कोई एक साइड सपोज कर लेता, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाता, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं कुछ सॉल्यूशन तक पहुंच जाता, तो वो भी नहीं कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे माइंड में आना चाहिए कि क्या कर सकते हैं हम। देखिए पेरीमीटर का मतलब तो आपको सबको पता होगा, तीनों साइड्स का सम, है ना। तो देखिए 2 3 या फिर अब तीसरा फार्मूला ये होता है √a s - a s - b और s - c।
व्हाट इज, ये क्या है, ये हेरॉन्स फार्मूला है, तो माइंड में आपके ये भी आता है। देखिए मैं आपको तरीके से बताता हूँ, यदि हम यही करते तो कितना पहुँच पाते, इससे सॉल्यूशन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, फिर हम दूसरा तरीका देखते हैं ना। मैं डायरेक्ट जो एक्यूरेट सॉल्यूशन है उस पर बात नहीं करने वाला हूँ, आपके माइंड में क्या आने वाला है मैं उसको लेके बात करने वाला हूँ। तो आपके माइंड में फिर ये भी आएगा और ये आएगा, तो आप सोचोगे पेरीमीटर 60 है तो एज 60 का हाफ हो जाएगा, तो ये हमारा एस हो जाएगा 30। अब 30 को यदि मैं देखिए यहाँ पुट करता हूँ एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या आंसर निकल सकता है, निकल सकता है क्या आंसर? आंसर देखिए कहीं पे शायद जाके निकल ही नहीं पाएगा। आप यहाँ पे 30 रखेंगे, लेकिन ए बी सी का तो यहाँ पे सिर्फ सी साइड्स पता है, ए बी का तो कोई अता पता ही नहीं है। ये बात क्लियर है, ए बी सी का कोई अता पता नहीं है। तो आप वैल्यू रख के देखिए, आपके सामने ऐसा कुछ आएगा 30 माइनस ए, 30 माइनस बी और 30 ये हो जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि ये वाली साइड आपकी गिवन है। लेकिन फिर करेंगे क्या, नहीं जा सकते ना, इसीलिए मैंने बताया यदि आप वहाँ पे कर रहे होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर बढ़ते हैं पैटर्न को चेंज करते हुए कि हम इस पैटर्न से हेरॉन्स फार्मूले से अप्लाई करते हुए नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो अब हमने देखा ये तरीका हमारा हेरॉन्स वाला फॉलो नहीं होने वाला है, हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो एरिया के लिए हमें जाना तो है, ये वक्त गिवन है। तो देखिए ये साइड्स यदि ए सेंटीमीटर है और ये साइड बी सेंटीमीटर है, तो गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पेरीमीटर है गिवन होता है, तो पेरीमीटर का मतलब है तीनों साइड्स का सम 60 गिवन है। अब साइड सी तो गिवन है आपको कितनी है 26, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 26 उधर जाएगा, तो 60 में से 26 माइनस होगा तो कितना होगा 34। यस और नो, ठीक है। अब हम इसमें एक तरफ लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच क्या है 26, पी क्या है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर हम खोलते हैं, सबको पता होगा कितना होता है 676। तो हमारी कहानी पे हम करीब करीब पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एल्जेब्रिक वाली बात आ जाएंगी यहाँ पे, और कैसे आएंगी बात वो भी हम देख लेते हैं। देखिए इस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 34 का स्क्वायर क्या होता है। 34 के स्क्वायर के लिए शायद मैं आपको कभी बेसिक्स टू ट्रिक बताऊंगा, आप बिना पेन से बिना समय से कर सकते हो, ठीक है ना। 2 से 3 तरीके हैं 34 करने के लिए, 34 का स्क्वायर करने के लिए। 34 का स्क्वायर करने के लिए देखिए एक तो 50 से 16 कम है, तो आप क्या करेंगे 25 में से 16 माइनस कर दो, तो 25 में से 16 माइनस करा तो कितना हुआ 9, और पीछे 16 का स्क्वायर लिख दो जो कितना होता है 256, लेकिन ये 2 इधर कैरी होगा 1156। आप यानी 34 का मल्टीप्लाई 2 बार कर लो, आपको आंसर 1156 ही मिलना है। एक और तरीका है, आपको शायद क्लिक नहीं हो रहा होगा, एक और तरीका ये जनरली सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 4 4 द 16 कैरी 1, फिर यहाँ पे हुआ 12 12 टू द 14 14 24 24 ये 5 कैरी 2 दिस इज द 9, और ये दोनों मैथड से 1156 बहुत कम समय में हम इसका मल्टीप्लाई कर लिए 34 का। तो 34 का स्क्वायर कितना होगा 1156, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमें इसके बाद आपको ये पता चल गया a प्लस, या तो यहाँ से आप वैल्यू भी रख सकते हो, ये 676 है तो 2ab की वैल्यू आपके पास आ गई 1156 माइनस ये कितना हुआ, इसकी वैल्यू आपने रखी वहाँ से 676, तो 2ab की वैल्यू आपके पास आई 6 में 6 का 0, ठीक है। 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 8, ठीक है, और 10 में 6 जाएंगे 4, यानी 480 आपके पास में 2ab की वैल्यू है। ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। ये बात क्लियर है। अब आप एलिमिनेशन मेथड से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं मैं बता दूं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फिर आपको पता है 676 है, माइनस 2 इंटू 240 की वैल्यू आपको पता है, यानी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा देखिए आप,
676 में से आप अब वापस 480 माइनस कर दीजिए, तो 480 माइनस किया तो ये कितना आ रहा है 0, 7 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी 7 मतलब 17, क्योंकि एक यहाँ से कैरी लिया तो 17 में से, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 5 है, 5 में से 4 जाएगा 1, तो ये 0 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 6 आएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 होगा, और यहाँ पे 6 में से 5 जाएंगे, मतलब 5 में से 4 जाएगा 1, 196 बचेगा। आप अलग से आराम से बैठ के कर दें, 676 में 480 को माइनस करें, 196 होगा। 196 क्यों आया? देखिए कभी कभी हम जब गलत करने के लिए जाते हैं, जब हमारा पेन चलता है तो हमें ये पता होता है परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बनना है, क्योंकि 196 14 × 14 का स्क्वायर होता है, क्योंकि अभी अंडर रूट सामने भेजेगा तो 196 ऐसा होगा और a माइनस बी की वैल्यू 14 आ जाएगी। अब एक इक्वेशन तो ये, और एक इक्वेशन जो हमारे सामने आई थी a + b = 34, हम दो इक्वेशंस को लेकर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा a और b फाइंड आउट हो जाएगा। ये आप और भी कोई डिफरेंट तरीका आपको पता था, आप उस पर वो भी कर सकते थे। यहाँ से आप 2a की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा 48, a की वैल्यू आ गई आपकी 24, देन a की वैल्यू 24 आई है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहाँ पे 10। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है, कोई भी साइड ले लो, सब मल्टीप्लाई में ही आना है दोनों, तो ये हुआ 5, यानी 120 जो यूनिट रही होगी उसका स्क्वायर। ये हम उसके एरिया पे पहुँचे। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर सकते थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप अपने तरीके से भी चेंज करके कैसे लिख सकते थे, कहानी पे वही आना है जो इजी तरीका आपको वहाँ पे लिख सकते, लेकिन एल्जेब्रिक फॉर्म ही इसका एक तरीका है। यदि आपको फॉर्मूले पता हो तो हम जा सकते हैं आगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, इफ़ द perimeter of a right angle triangle isosceles triangle is 4√2 + 4 cm, the length of the hypotenuse is। देखिए बड़ा हम ऐसे क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू जो है थोड़ी सी अंडर रूट में है तो थोड़ा अलग लग रहा होगा, है ना। लेकिन शब्दों पे जाइए, पेरीमीटर है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और कौन सा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल यही होगा, ये दोनों इक्वल होंगे और ये अलग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, यानी ये है सेंटीमीटर है तो ये है सेंटीमीटर है, और ये कोई एक डिफरेंट साइड होती है, तो पेरीमीटर का मतलब तीनों का एडिशंस, तो a + b = आपकी वैल्यू ये होनी चाहिए, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 2a + b = 4√, देखिए 4√2 + 4 दिया हुआ है। चलिए, और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा सिंपल है, इसमें भी हम देखिए पेरीमीटर दिया और कुछ तो दिया ही नहीं है, आपको हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूला ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर = p² + b²। आप यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, बहुत साइड स्क्वायर करते हैं, तो क्या आ सकता है क्या कहानी में, ये सुनो एक बार आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पे एक बात ध्यान होनी चाहिए कि यहाँ पे p मतलब कि ये भी a है और ये भी a है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहाँ से क्या होगा a² + a², और ये 2a², तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे √2a², यानी a तो बाहर आ जाएगा बट √2 अंदर रह जाएगा। ये बात क्लियर है। तो हम यहाँ पे देखिए b हमारा हाइपोटेन्यूज को शो कर रहा है, डिफरेंट साइड है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, तो मैंने वैल्यू रखी a√2, और ये 4 देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन लिया तो √2 + 1 है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन 2a आ रहा है, तो √2a आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 + √2 है, और यहाँ से 4 √2 + 1 है, ये और ये चीज़ एक ही है ना, इसको काट सकते हैं, तो 2a = 4a, a की वैल्यू 2 है। मुझे लगता है आप आंसर पे पहुंच चुके हैं, सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं। a 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हुआ, और हमें क्या निकालना है उसका, अच्छा लेंथ निकालनी है हमें, तो यहाँ पे आप लेंथ यहीं से फाइंड आउट कर लीजिए, 2√2 उसका आंसर है।
मुझे लगा एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया भी फाइंड आउट कर सकते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लार्जेस्ट साइड मेजर 13 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। चलिए, अब हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कौन सा ट्राइंगल है ना, लेकिन पेरीमीटर दिया है उसका। मैं एक बार हिंदी में क्वेश्चन बता दूं, वो ये कहते हैं कि किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ़ द लार्जेस्ट साइड मेजर, यदि सबसे बड़ी भुजा उसकी 13 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्मॉल, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। चलिए, अब हमें नहीं पता है कि वो कौन सा ट्राइंगल है ना, तो हम ये समझ लेते हैं कि कोई डिफरेंट ट्राइंगल हुआ, हीरोन्स समझ के चलते हैं। तो देखिए, एरिया उन्होंने दिया हुआ है, हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरिया क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यदि ये गिवन है, ये कितना है 30, और पेरीमीटर भी गिवन है ना, तो पेरीमीटर तो एस कितना हो जाएगा 30/2, क्योंकि एस एक्चुअली हाफ पेरीमीटर शो करता है, तो ये 15 हो गया है ना। लार्जेस्ट साइड, हम किसी साइड्स को कुछ ले लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए पहले तो हम ये वैल्यूज रखना पुट करते हैं, ये 15 हुआ, ये 15 माइनस ए हुआ, और लार्जेस्ट साइड को हमने यही मान लिया कि यही होगी है ना, ये 15 माइनस बी और 15 माइनस सी। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कहानी में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहानी में आपकी क्या होगा, अंडर रूट सामने आ जाएगा, 900 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 15 इंटू 2, और यहाँ पे क्या बचना है, यहाँ पे आपका होगा 15 माइनस बी, 15 माइनस सी, और ये 30 जो होगा, ये 30 से 30 फिर आपका एक बार इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे कहानी 15 माइनस बी और 15 माइनस सी, ये आपकी कहानी आ रही है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। चलिए, तो हम यहाँ तक पहुँचे कहानी में। अब यहाँ तक हम पहुँचे कहानी में, तो देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, पेरीमीटर क्या था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो b प्लस सी इक्वल टू 30, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी 17। अब देखिए, यहाँ से किसी एक को आप डिफरेंट एक वेरिएबल ले लेते हो, लाइक मैंने b को x ले लिया, तो b मेरा x हुआ, तो c मेरा क्या होगा 17 माइनस एक्स, तो ये दोनों सेम वेरिएबल में चलेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, b को मैंने x लिया, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस एक्स। ठीक है, तो 17 माइनस एक्स को आप कैसे समझ पाएंगे, मैं इस तरह से बता देता हूँ, आप इसको अपने तरीके से करेंगे तो देखिए क्या निकल कर आएगा, और यहाँ से आएगा आपका 2 माइनस एक्स, या ये सॉरी प्लस हो जाएगा, या x माइनस 2 मैं समझ के वहाँ पे कर सकता हूँ। अब इसके बाद कहानी क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ क्लियर। एक बार फिर से आप थोड़ा सा वैल्यूज़ को यहाँ पे रखना, आपके वैल्यूज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ये 17 की जगह आप पहले डिपेंड करता है कि आपने पहले 17 या 13 किसको माना, वहाँ से आपका डाटा क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद में सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल में आपकी यहाँ से गिवन शो हो रहा है कि क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक के बाद में एक्स की दो वैल्यूज़ आती है, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ पे साइड्स होंगी। साइड्स के बाद में आप ये बता सकते हैं, देखिए दो साइड्स यदि आई आपके सामने तो उसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हुई, ऐसा भी हो सकता है दो वैल्यू दोनों पॉजिटिव में आई, एक पॉजिटिव हुई एक नेगेटिव हुई, तो वो जो पॉजिटिव वैल्यू स्मॉलेस्ट हुई वही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था ट्राइंगल, और ट्राइंगल के हमने क्वेश्चंस करे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे सर्कल की तरफ और सर्कल के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सर्कल की तरफ। अभी तक हमने क्या देख लिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और ट्राइंगल। अब हम सर्कल पे देखते हैं ना, 2D में सर्कल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले सर्कल को देखिए, हिंदी में क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है, ये हमें पता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पहले वो हम समझ लेते हैं। देखिए एक सेंटर का नाम हम ओ दे देते हैं। सेंटर, ये जो सर्कल में ये जो बाउंड्रीज है ना,
इसको आप बाउंड्री भी कह सकते हैं, लेकिन सर्कल के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में आप इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, परिधि। सर्कमफेरेंस माने परिधि, ठीक है। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक कोई भी लाइन यदि जाती है, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या माने रेडियस। इंग्लिश में हम इसको रेडियस कहते हैं और इस पॉइंट को नाम मैं ए दे रहा हूं। तो यहां से OA इक्वल टू क्या होगा, रेडियस यानी त्रिज्या, और O यहां पे क्या है, सेंटर यानी केंद्र, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, फुल A को रेडियस बना दूं और मैं यहां पे B नाम दे दूं, तो A से B ये इंग्लिश में कहलाता है डायमीटर और हिंदी में व्यास। क्या कहते हैं हम इसको, डायमीटर और व्यास। आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम में देख के कि डायमीटर जो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, यानी रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है। तो और जो रेडियस होती है आप उसको स्मॉल में r के नाम से लिख सकते हो। तो डायमीटर हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ रेडियस भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले की हम बात करते हैं, तो फॉर्मूले कौन कौन से होता है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, जो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज और इसमें आई है, पाई। व्हाट इज पाई, तो पाई का मैं बता देता हूं। ये अभी तक के 2D के एरिया में पाई चीज नहीं आ रही थी, अब पाई चीज आ गई। तो पाई है क्या, पाई पता है, जब भी एक सर्कुलर कोई चीज आती है तो हम पाई वहां से एरिया काउंट करता है। ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल पोर्शन फिर आ जाता है, तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट पाई वहीं पे एरिया के लिए काउंट की जाएगी जहाँ पे सर्कुलर फील्ड के किसी एरिया की आप बात कर रहे होते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 2 आता है वृत्त की परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी वृत्त की परिधि। ये कितना होगा, 2 पाई आर। तो एक चीज़ और बता दें, पाई इक्वल टू 22/7 भी होता है, ये आपको पुट करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, है ना। जनरली आपको ये यहाँ पे वैल्यू समझनी पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता हूँ, डायग्राम में आप वापस देखिए, डायग्राम में देखिए, यदि मैं डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होता है वही आपका डायमीटर होता है, ठीक है। जो सेंटर से पास ना होके कोई लाइन जाती है, लाइक सपोज यदि ये कोई लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये कोड कहलाती है, कोड, ठीक है। जो सेंटर से पास नहीं होके जाती है वो कोड कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट आएगा आपसे, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये होता है सेक्टर्स। क्या होता है ये, सेक्टर्स, यानी कि इसको हिंदी में बात करूं तो एक त्रिज्या खंड, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जैसे कि मैंने नाम दिया इसको PQ। तो सेक्टर्स क्या होगा, नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं, सेक्टर्स, जिसका हिंदी में मतलब क्या होगा, त्रिज्या खंड। और तो सेक्टर्स का एरिया मतलब एरिया को लेता है, तो यहाँ पे इसने एरिया लिया POQ। ये डिपेंड रहता है आपके एंगल पे, तो यहाँ पे कोई एक एंगल होगा थीटा, ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे PQ क्या होता है, आर्क होता है, यानी चाप होता है, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं सेक्टर्स की, कि सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है यदि हमें निकालना होता है। तो कुछ नहीं होता है इसका सेक्टर का फॉर्मूला। सेक्टर के लिए वैसे ही हम जाएंगे जैसे कि हम एरिया करते हैं, एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर में भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन कितने पार्ट पे, 330 मतलब थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो थीटा वाला पार्ट आपको बताएगा कि थीटा पे कौन 360 के किस पार्ट की आप बात कर रहे हो वहाँ पे, तो उसी का पाई आर स्क्वायर। फिर से मैं बता देता हूँ,
पाई आर स्क्वायर किसी भी सर्कुलर फील्ड का एरिया होता है, लेकिन पाई आर ओनली लेते हो आप तो पूरा बताएगा, लेकिन थीटा अपॉन 360 ये बताएगा कि 360 जो पूरा सर्कुलर फील्ड है उसका थीटा पार्ट पे आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो। सिमिलर हम आप नेक्स्ट जाते हैं आर्क। तो आर्क माने क्या होता है, चाप, है ना, आर्क ऑफ सर्कल। तो सर्कल आर्क सिर्फ पी क्यू होगी, कितनी होगी, पी क्यू, है ना। यदि पी क्यू की हम बात करें तो पी क्यू में भी देखिए पूरी जो ये है इसको मैं सरकमफेरेंस की बात करते हैं, जो परिधि होती है और पूरी सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी होती है तो वो क्या होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर हमें फाइंड आउट ही नहीं करनी है, लेकिन हमें 2 पाई आर पे ही फाइंड आउट करना है। तो कितना, वो भी 30/360 पार्ट, यानी थीटा पे जितनी आपकी आर्क बन रही है उतनी आर्क आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये सर्कल की बेसिक सी चीज़ें हैं। अब हम सर्कल के क्वेश्चंस पे हम आते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं सर्कल पे बेस्ड हम क्वेश्चन और उस पर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब सर्कल पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो हमने लिया पहला क्वेश्चन, बड़े सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल को। तो क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हिंदी में बात करूँ, उन्होंने दिया है एक वृत्त का व्यास दिया है 3.5 सेंटीमीटर और पूछना चाहते हैं उस वृत्त की परिधि क्या होगी। तो चलिए ले लेते हैं सॉल्यूशंस। गिवन है आपके सामने डायमीटर, है ना, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर में यदि 3.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होता है 3.5/2, ये रेडियस होता है। आपको सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है जो क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो कर दीजिए सॉल्व। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5, ये देखिए यहाँ पे 0 लगा दीजिए तो 25 से काट दीजिए 7 और ये 4, तो आप 7/4 लिख सकते हैं। 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 हुआ, ये 11 हो गया। तो हम क्या बता सकते हैं 11, यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर का रेडियस, 11 सेंटीमीटर का क्या है सरकमफेरेंस है जो पूछा गया था, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। बढ़ते क्वेश्चन सेकंड की ओर, देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सेकंड ये कहता है अ सर्कल एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। ये दोनों सेम पेरीमीटर के हैं, कौन कौन है, एक वृत्त है और एक आयत है, इनका परिमाप बराबर है। द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, और इनकी साइड्स यानी कि रेक्टेंगल की और आपके सर्कल की, द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर 18 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ पे रेक्टेंगल की साइड दी है, एक 18 दी है और 26 दी है, ठीक है, लेंथ या बिट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, और सर्कल का एरिया आपसे पूछा गया है। चलिए ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो आपको ये कहा गया है पेरीमीटर इक्वल है, पेरीमीटर इक्वल है किसका, सर्कल का और रेक्टेंगल का। उन्होंने ऊपर कहा है सर्कल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल है, ठीक है। 2 पाई आर किसका होता है, हमारे सर्कल का पेरीमीटर यानी परिधि या सरकमफेरेंस। रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में क्या होता है 2l + b, और हमें यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में l दिया है यानी लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, हम 26 ले लेते हैं, विड्थ है 18, ये वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखने पर देखिए 26 + 18 हमने किया तो दोनों का एडिशंस कितना हो गया, यहाँ से आप एडिशंस कर लीजिए, और ये देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर इक्वल टू, पाई की भी वैल्यू आप रखी दीजिए, तो 22/7 × r, और ये कितना हो गया 14, और ये 3 और 4 44 आपका, ये इन दोनों का सम हो गया। अब देखिए यहाँ से 22 का 2 टाइम्स ये हुआ तो r की वैल्यू आ गई 14, यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं वो फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं एरिया, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन r की रिक्वायरमेंट थी जो यहाँ से फुलफिल हो गई, यानी हमारी वैल्यू आ गई, हमें ये निकालना है। तो पाई की वैल्यू वापस 22/7, r स्क्वायर माने 14 × 14, है ना, तो ये हुआ कट चुका हमारा, तो 22 × 2 × 14 हमें करना है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कर भी लेते हैं ये, तो कितना हो रहा है 44 × 14 करना है, और 44 × 14 करके हमारा आंसर आ सकता है। तो देखिए ये कितना होगा
616। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पे देखिए 44 को मैं से 4 × 11 कर दिया है और उस 4 का मल्टीप्लाई 14 से कर दिया और 11 अलग रख लिया। 11 को अलग रखने से होता है क्या, एक ट्रिक लग जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूल 11 की, जिसमें 6 इधर रखिए, 5 6 का एडिशन, फिर यहाँ पे 5 का। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आंसर उसका यही आना है। साइड में हम यूनिट लगा दें सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन 3 में कहता है अ मैन रन्स राउंड अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 50 मीटर एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे दिया है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मैन टू टेक 20 राउंड्स ऑफ द फील्ड। चलिए ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में एक मैन है जो सर्कुलर फील्ड के आसपास घूम रहा है और स्पीड क्या है उसकी, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और सर्कुलर फील्ड जिसकी रेडियस कितनी है, आर है 50 मीटर। मैं डायग्राम में बता देता हूँ। ऐसे कोई व्यक्ति घूम रहा है जिसकी रेडियस है 50 मीटर, ठीक है। आगे आपसे ये कहा गया व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मैन टू टेक 20 राउंड्स ऑफ द फील्ड, यानी कि आपको समय बताना है कि 20 राउंड घूमता है तो कितना उसको समय लगेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए हमें पता है, हमें देखिए सबसे पहले हमें पता लगा लेते हैं कि 12 किलोमीटर पर आवर वो चल सकता है, वो उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मैन टू टेक 20 राउंड्स ऑफ द फील्ड। हमें टाइम निकालना है, एक बार फिर से बता दूं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें डिस्टेंस पता होने चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होती है, यहाँ पे सर्कुलर फील्ड की एक राउंड की डिस्टेंस 2πr होगी, यानी एक परिधि होगी, यानी एक सर्कमफेरेंस होगी। तो एक सर्कमफेरेंस की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr, यानी 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, अ मैन रन राउंड अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 50 मीटर, यानी 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक राउंड की वैल्यू इतनी आई है। अब ये एक राउंड की वैल्यू है तो 20 राउंड की वैल्यू कितनी होगी, इतनी, यानी 20 राउंड की वैल्यू इतनी होगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझना होगा कि ये पूरा डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस किसके साथ में है, जो डिस्टेंस है आपका मीटर के साथ में। अब आपको टाइम निकालना है, आगे की कहानी, टाइम निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आप रख दीजिए 2 × 22/7 × 50 × 20। अब यहाँ पे स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो आप क्या करेंगे, उसको मीटर पर आवर कर दीजिए। तो मीटर पर आवर कर देते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 12 जो है 5/18 करना पड़ेगा, तो मीटर पर आवर में उसकी स्पीड आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18 है ना, 6 के टेबल से हमने उसको काट दिया। तो 2 × 5 = 10/3 आ जाएगा। तो ये आपका टाइम जो आएगा सेकंड में आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, कितना है कट सकता है। तो देखिए यहाँ से जब हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारी सॉल्व हो सकती हैं। तो बढ़ते हैं हम इसको सॉल्व करते हुए, लेकिन थोड़ा सा हमें स्पेस की जरूरत है, मैं इधर रफ कर रहा हूँ। तो टाइम हमारा कैलकुलेशन, एक बात तो क्लियर है कि 7 का कोई ऐसा पार्ट ऊपर नहीं है जिससे वो कट सकता है, तो यानी टाइम तो फ्रैक्शन में आना है, 7 हमारा नीचे रह जाएगा। तो देखिए ऐसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि या तो आप डायरेक्ट कर सकते, कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इस तरह से इसको लिख लो। और ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड को मैं ऐसा बनाता हूँ 10/3 लिखता हूँ, तो इसका मतलब है आप इंटू करके 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक 0 कट गई है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 44 हो रहा है, ठीक है। और ये कितना होता है 44 × 3, तो 44 × 3 और इंटू 50 × 10 है, यानी 100। ये 3 देखिए ये वाले ले लिए क्योंकि सबका मल्टीप्लाई होना है, और नीचे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा आपका, यहाँ पे फिर मैं वही कर रहा हूँ 12 × 11 × 100, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ से 4 निकाल लिया और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और अलग से 11 रख लिया, ताकि उससे क्या होता है 2 1, और यहाँ पे देखिए 2 दोनों का सम 3 1 इंटू में 100 और ये 7। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यही टाइम आएगा। तो हम देख लेते हैं, ये आपका टाइम्स मिनट्स में आना है और ये टाइम्स आपका सेकंड्स में आने वाला है।
लेकिन टाइम सेकंड्स में आ रहा है। इसका मतलब आप देखिए मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आप डिवाइड 60 करते हैं, इसका मतलब है टाइम आपका किस में आ जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। तो देखिए 6 का और यहाँ पे चेक कर दीजिए आप, तो 6 2 ज़ा 12 1, 6 2 ज़ा 12 0, यानी कि टाइम इक्वल टू हमारा 220/7 है, जिसका हम सॉल्यूशन और आगे कर लेते हैं। तो 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे 1 बचा, 7 1 ज़ा 7 और 3/7 ये मिनट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर्कल में। फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर प्लॉट एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर मीटर इज 3300, यानी 3300 रुपीज़। वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। चलिए प्लॉट क्या है, सर्कुलर है, एक बार मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि क्वेश्चन ने क्या कहा है आपसे और क्या आप कहना चाहता है। वृत्ताकार प्लॉट है, ठीक है, उस पर आपको क्या करनी है, फेंसिंग करनी है, चारों तरफ फेंसिंग करनी है, और फेंसिंग का खर्चा आ रहा है 1 मीटर पे 15 रुपये लगता है, और टोटल खर्चा बैठता है 3300 रुपये। ठीक है, और आगे कहते हैं कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द फ्लोर, यदि हमें ना उसके फ्लोर पे यदि 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से फ्लोर पे कुछ फर्श बिछाना है, कुछ करना है, तो उसके फ्लोरिंग का टोटल खर्चा कितना बैठेगा, चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमसे टोटल खर्चा पूछा गया, तो हमें ना फ्लोर का टोटल एरिया पता होना चाहिए। अब टोटल एरिया होता है πr², लेकिन आर चीज़ हमारे पास में गिवन नहीं है ना। तो आर गिवन नहीं है, तो आर की रिक्वायरमेंट हम कहाँ से लेके आ जाएंगे, जो ऊपर वाला डाटा दिया है। अब ऊपर वाला डाटा देखिए क्या दिया है आपको, एक सर्कुलर प्लॉट ऐसा है और प्लॉट पे बाउंड्री पे फेंसिंग ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 मीटर फेंसिंग का खर्चा पर मीटर, यानी 1 मीटर फेंसिंग का खर्चा 15 रुपये पड़ रहा है ना। अब टोटल खर्चा बैठता है उनका 3300 रुपये, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना बैठ रहा है 3300, और पर मीटर बैठ रहा है 15, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो फेंसिंग कितने मीटर है, यानी उसकी टोटल फेंसिंग की लंबाई कितनी है। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यदि कोई आपसे कहता है कि 1 मीटर का खर्चा 15 रुपये है, और आपको ये कहता है कि आपको 20 मीटर फेंसिंग करनी है, तो कितना खर्चा बैठेगा, तो आप भाई यही करेंगे ना, 20 × 15, तो ये कितना आ जाएगा 300 रुपये, है ना। तो 300, और कोई आपसे कहता है कि टोटल खर्चा 300 रुपये है और 1 मीटर का खर्चा 15 है, तो मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 20 मीटर क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा लेंथ ऑफ द फेंसिंग, या लेंथ ऑफ द वो जिस पे आप फेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी कहानी में हमारे पास में देखिए हम डिवाइड कर देंगे टोटल 3300 से 15 का, तो ये कितना आ जाएगा 220 मीटर। आप डिवाइड कर दीजिए, तो मैंने 15 से डिवाइड किया, तो ये 220 मीटर आ रहा है, ठीक है। अब 220 मीटर का मतलब ये है कि फेंसिंग की पूरी लेंथ आ रही है, और यहाँ पे आप देखिए लेंथ की क्या शो कर रहा है, यानी परिधि को, और परिधि क्या होती है 2πr, तो ये 2πr के इक्वल टू 220 मीटर है, ठीक है ना। तो 2π को मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये इस तरह से होती है, तो 22 से पूरा कट गया 1 टाइम्स, और ये 2 से कट गया 5 टाइम्स, तो आर की वैल्यू आ गई 35 मीटर। अब आपको क्या निकालना है πr², तो आर हमारा यहाँ से इस डाटा से आया है, तो ये डाटा इसलिए दिया था ताकि आप आर पता कर लें वहाँ से। तो हमने यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू 35, तो ये आपका क्या आएगा, एरिया आएगा। अब ये जो एरिया आएगा, इस एरिया पे आपको करना है मल्टीप्लाई 100 रुपये पे, तो मल्टीप्लाई आप कर देंगे 100 पे, तो आप इसको काट दीजिए, ये हुआ 5। हम डायरेक्ट वो टोटल खर्चा निकाल रहे हैं, एरिया निकालने के बाद हमें फिर अलग से मल्टीप्लाई करें, तो हम डायरेक्ट पूरा खर्चा निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए कितना हुआ, ये 110 हुआ इंटू 35 इंटू 100, ये करना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 3,85,000 का खर्चा बैठेगा, यदि आप फ्लोर पे 100 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से खर्च करते हैं तो, ठीक है फ्रेंड। तो एक बार आप देख लीजिए, मैं रफ करूँगा, बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो इसको अब हम रफ करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, और क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 ये कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर।
द एरिया ऑफ द सर्कल, आपको दिया गया है, दो वृत्त दिए गए हैं और दो वृत्त में नहीं, वृत्त एक ही है लेकिन डिफरेंस दिया गया है सरकमफेरेंस का और रेडियस का। कितना? 37 मीटर, यानी परिधि और त्रिज्या का अंतर दिया है 37 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ले लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो इसके सॉल्यूशन में आपको जैसा दिया गया है 2 पाई आर, ये परिधि होती है, सरकमफेरेंस होती है, और उसकी त्रिज्या से रेडियस, उसकी रेडियस से डिफरेंट कितना है? 37। तो इसका मतलब क्या है? आर कॉमन निकालो, अंदर बचा 2 इंटू पाई माइनस 1 इक्वल टू 37। यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो देखिए 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है? इनका मल्टीप्लाई हुआ 44, यहाँ पे होगा -7 और यहाँ पे 7 इक्वल टू 37। तो यहाँ पे देखिए 44 में 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 37/7 इक्वल टू 37। ये कट जाएगा, आर की वैल्यू आएगी 7। यूनिट क्या है वहाँ पे लिए उन्होंने? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर आई है। आपको फाइंड आउट क्या करना था? एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, ठीक है। तो 22 इंटू 7 करना है तो कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो डिफरेंस क्यों दिया था? ताकि हम रेडियस पता करें। रेडियस जब आ गई हमारी फ्रेंड्स तो हमने क्या पता कर लिया? उसका एरिया पता कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रफ कर रहा हूँ आंसर, एक बार नोट कर लें। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कहता है आपसे, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल ए एंड बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ थर्ड सर्कल सी। कहा है दो वृत्त हैं ए और बी, इन दोनों के एरिया का सम यानी इनका योग तीसरे सर्कल के तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल माने उसके एरिया के इक्वल है। हुज डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या जिसका व्यास डायमीटर दिया है, और ये सी वाले की बात कर रहे हैं जिसका व्यास है 30 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ए, यदि पहले वाले सर्कल का डायमीटर 18 सेंटीमीटर हो, देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल बी। तो सर्कल बी की रेडियस पूछना चाहते हैं। चलिए ले लेते हैं सॉल्यूशंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल ए एंड बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सी। ए प्लस बी इक्वल टू सी। इनका एरिया, इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है, ठीक है। तो ए का एरिया देखिए, एरिया जनरली होता है क्या है? पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ये बात तो जाहिर सी बात है, तीनों की रेडियस अलग अलग होंगी। तो 1, 2 एंड 3। पाई कॉमन ले लेते हैं हम, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू r पाई r3 स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आपके पास बचेगा। तो देखिए इससे सिंपल कोई कहानी नहीं बनेगी। उन्होंने देखिए डाटा में क्या क्या दिया है। सी वाले का डायमीटर दिया है, सी वाले का डायमीटर दिया है, कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस, इसकी रेडियस क्या हो जाती है? इसकी हाफ हो जाएगी, यानी इसका हमने थर्ड लिया है r3, तो इसकी रेडियस 15 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ए वाले का डायमीटर दिया है उन्होंने, डायमीटर ए का डायमीटर दिया है 18। तो ए वाले की रेडियस को हमने नाम r1 दिया है, तो ये उसका हाफ हो जाएगा 9, ठीक है। रेडियस 9 हो जाएगी। तो बस आपको यहाँ पे रखना है 9 का स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और ये r3 की वैल्यू क्या है? 15 का स्क्वायर। तो 15 का देखिए 9 का स्क्वायर क्या बनेगा? 81। r2 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो r2 का स्क्वायर क्या होगा? 81 उधर जाएगा, 225 माइनस 81। मैं इसके बाद ये वाली स्टेप इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? r2 स्क्वायर इक्वल टू देखिए 5 में तो बन जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में 2 है, 2 में से यानी 22 में से हट जाएगा तो 14। तो r2 अंडर रूट 144, यानी r2 की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यूनिट क्या थी उनकी? सेंटीमीटर थी क्या? सेंटीमीटर ही थी। तो r2 का तो उन्होंने डायरेक्ट हमसे क्या पूछा था? देन द रेडियस ऑफ द सर्कल बी। तो सर्कल का रेडियस आया है 12 सेंटीमीटर। ये हमारा उसके सर्कल के बेस्ड क्वेश्चन थे। और भी कई तरह के क्वेश्चन सर्कल पे बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है
और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपको रेडियस क्या होता है, सेक्टर्स क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कैलकुलेशंस क्लियर रखिए, आई होप आपसे वो सॉल्यूशन ज़रूर बनेगा। तो फ्रेंड्स, हमने एरिया माने कि सभी 2D के जितने भी शेप्स होते हैं, लाइक मैनली जितने शेप्स होते हैं, हमने सारे क्वेश्चंस करे, सारे पैटर्न पे करे, विथ एक्सप्लेनेशंस करा, विथ फॉर्मूले के साथ में करे। अब हम आएंगे 3D पे। आपके नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे 3D पे हम बात करेंगे। 3D में क्या होता है, जहाँ से वॉल्यूम स्टार्ट हो जाता है, माने आयतन स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको 2D का ये सेशन समझ में आया होगा, 2D का ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो आप ज़रूर उस पर कमेंट करें, होगा आपको ज़रूर उस पर बताया जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।